की जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब ये सिंबॉलिक है, पहले एडवांस नोटिस दे दी गई थी, खतर को तो दे दी गई थी, शायद इराक को भी दे दी गई थी, लेकिन टोटल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सिपाही या उनके पर्सनल इंक्लूडिंग फैमिलीज इंक्लूडिंग इन बेसेस के ऊपर मौजूद है। अल उदैद एयरबेस जो कतर में मौजूद है वो सबसे बड़ा एयरबेस है। अब यहां से बात कहां जाने वाली है ये अब वक्त बताएगा। आदाब दोस्तों, ये जो सारा खुलफशार मारम पीटी इस वक्त मिडल ईस्ट संभल नहीं पा रहा। तकरीबन 100 साल हो गया होगा या कम से कम एक टर्मोइल है। जब से टर्किश गवर्नमेंट, जब से उस्मानी रियासत का जवाल आया, कोई सुकून नहीं है, कोई चैन नहीं है। लेकिन आज के हालात में आखिर गेम क्या चल रहा है? देखिए, मिसाइल्स उधर जा रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, वो ईरान के ठिकानों को मार रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन ये गेम क्या है? इसमें मफादात किसके हैं? कौन किसके लिए क्या कर रहा है? किसके मफादात किससे टकरा रहे हैं? इसकी तरफ तवज्जो नहीं हो रही है। और लोगों की तवज्जो है अमेरिका की तरफ या इसराइल की तरफ या यूरोप की तरफ। लेकिन मिडल ईस्ट में किसके मफादात किससे टकरा रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। मैं 5 ममालिक पे बात करूंगा जो इनके मफादात कैसा टकरा रहे हैं। टर्की, इसराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान और पाकिस्तान। अब जो छोटे छोटे ममालिक है उनके भी मफादात हैं, मगर ये इनके देखेंगे। सबसे पहले टर्की ईरान से ताल्लुकात है, ब्रदरली, फ्रेंडली, फिर उसके अंदर एनिमोसिटी भी है, उसके अंदर ओवरलैपिंग भी हो रही है, उसके अंदर वो अपने आप को कॉम्पिटिटर भी समझ रहा है। तो टर्की क्या करा? हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जा रही। सबसे ज्यादा हालिया दिनों में अगर ईरान को नुकसान पहुंचाया है तो वो है टर्की। दैट्स नंबर 1 है। इसीलिए ट्रंप क्या बोलता है एर्दोगान को? वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, आई लाइक हिम, ही लाइक्स मी। और एक बार नहीं बोला, बात बेशुमार दफा। क्यों? इसकी ना वजह क्या है? आप जरा गौर करिए। ईरान, इराक, सीरिया, हिजबुल्लाह, यह है पूरी चेन। टर्की आके बीच में से काट दिया, जोलानी को लाके, और ऐसा लाया मोटरसाइकिल पे आया, उन्हें मोटरसाइकिल के ऊपर हर चीज पकी पकाई थी। तो बेसिकली ईरान की शेरक काट दिया टर्की। काटते ही इसराइल हमला करा तेहरान पे। पहले से उसके एसेट्स थे, काम कर रहे थे, मौके के इंतजार में थे। कोई मौका हमको फराहम करेगा तो हम ड्रोन से, स्पाइस थे उनके, हैकिंग करे, अटैक करे। उस वक्त तक इसराइल की हिम्मत नहीं हो सकी ईरान की तरफ आने की। अब जो हिजबुल्लाह के जो पेजर्स का मामला था वो रिकवरी हो जाती थी, मगर जो सीरिया को काटे हैं और जोलानी को लाके ना बिठाया एर्दोगान, उससे सब कुछ, ईरान के लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। अब जोलानी क्या बोल रहा है? जोलानी बोल रहा है, ये इसराइल और ईरान के तनाजे में जोलानी ईरान को कंडेम कर रहा है। रशिया को बोल रहा नहीं, यहां पर आइंदा नहीं आना आप। ये देखिए भाई, बशर अल असद कोई फरिश्ता नहीं था, जालिम था, डिक्टेटर था, जिस तरह से सारे डिक्टेटर्स हैं, कोई इसमें फरिश्ता नहीं। लेकिन जो नुकसान ईरान को टर्की पहुंचाया है, इस पूरे कोई नहीं पहुंचा सकता। शेरक काट दिया। ईरान टकराया ने टर्किश आर्मी से, वरना दोनों का तनाजा हो जाता था, दोनों का झगड़ा। ईरान बहुत दूरअंदेशी से काम करके पीछे हट गया। असद ईरान से बोला था कि आप हमारी मदद करिए, ईरान बोला नहीं कर सकते मदद।
अब ये ईरान की गलती थी, दानिशमंदी थी, दूरंदेशी थी, क्योंकि टर्किश आर्मी से टकराना पड़ रहा था। सोचिए आप ये। लेकिन ये वही एर्दोगान है जो एक गाजा के आदमी को बचा नहीं सका, ना उन्हें ना बचाया। कुछ गया पाकिस्तान को ड्रोन्स दे दिया, उसको मालूम है कुछ ना होने वाला तो है नहीं। इंडिया से 20 बिलियन का ट्रेड आज भी चल रहा है, कोई नो प्रॉब्लम। इंडिया से भी ट्रेड है, शायद ही कोई ना धक्का लगा, टर्किश कंपनीज का वहां पर काम कर रहे हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी होते हैं, पाकिस्तान भी खुश है। वहां पर चंद थोड़े ड्रोन्स दे दिया, कश्मीर पे एक रस्मी बयान दे दिया, चलो इन्हें भी खुश उन्हें भी खुश। लेकिन जो ईरान को नुकसान हुआ है, यह नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, और यह करने वाला ये तैयब एर्दोगान है। अब ये उस ओआईसी के प्लेटफॉर्म से आके इसराइल को फलाना फलाना, नहीं, बेकार बात है सब। असल काम करा है, शेरक को आके ऐसा काट दिया। सीरिया खत्म हो गया, हिजबुल्लाह भी चले गई, इराक और ईरान एक तरफ हो गए, इसराइल फौरी हमला कर दिया, क्योंकि उनके एसेट्स रेडी थे, रेडी टू गो। और ट्रंप जो है कंटिन्यूअसली तौर पे तैयब एर्दोगान की तारीफ करते चले जा रहा है। यह है एक। नंबर 2, अब क्या इसराइल क्या चाहता है? क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, यह समझने में गलती हो रही है। न्यूक बहाना है। इसराइल नहीं चाहता कि हमारे बाजू में कोई प्रॉस्परस कंट्री जिसके पास गैस के रिजर्व्स है, टैलेंटेड है, वेरी टैलेंटेड पीपल, फिर ऑयल है, हमारे मुकाबले में एक प्रॉस्परस नेशन नहीं आना। इसराइल को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि ईरान अगर न्यूक्स ना बना लेता है मगर नॉर्थ कोरिया की हालत हो जाती है, कोई ना प्रॉब्लम नहीं है। उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता छोटा मोटा होगा, लेकिन वो ईरान को आइसोलेट कर देना चाह रहा, ताकि इस खित्ते में हमारे टक्कर का पावर ना रहे, और वो ना ईरान बन सकता है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, यानी एजुकेशन है, इंडस्ट्री है, गैस है, यानी ऑलमोस्ट नंबर 1 इन द वर्ल्ड है गैस में, नंबर 1 इन द वर्ल्ड है ऑलमोस्ट। तो इसराइल ईरान को इस तरह देखता है। अब आइए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ईरान मेरे मुकाबले की, जब तक मेरा तेल बिक रहा है, मेरी गैस बिक रही है, जो भी बिक रहा है, ईरान के तेल पे नाक, यानी वरना फिर मेरा तेल कम बिकेगा। सोचिए आप ये बात, पेट्रोल का मामला है, और फिर हमारे मुकाबले की रियासत नहीं आना बाजू में, यहां पर हम रहेंगे सबसे बड़े, हम रहेंगे। ये सऊदी अरब सोच रहा है। अब आइए पाकिस्तान। मुझे ना बताने की जरूरत ही नहीं है, वहां का एस्टैब्लिशमेंट जो एक आध लाख आदमी के ऊपर होगा, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लोग होंगे, जो रूलिंग पार्टी है, जिसमें आईएसआई है, मिलिट्री है, मिलिट्री का टॉप ब्रास है, सरमायादार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जमींदार है, इस तरह का पूरा टोला, कुछ लाख पे, 1 लाख, कुछ लाख पे होगा। ये क्या चाहता है? ये ईरान की इंटेलिजेंस, ईरान की ज्योग्राफी, ईरान की नाकाबंदी करना, ये ट्रंप के साथ इनका अग्रीमेंट है, वर्बल अग्रीमेंट है, एक ना अंडरस्टैंडिंग है कि हम आपसे कोऑपरेट करेंगे। और जिस तरह से मुशर्रफ करा था कि भाई अफगानिस्तान में भी वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उसको ना उठा के दे दिया, यानी उनको पैदा करने वाला ही एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान का। आप सोचिए, डबल गेम, अमेरिका से भी डबल गेम, मुल्क से भी डबल गेम, और ये कौन कर रहा है? ये एस्टैब्लिशमेंट कर, अवाम नहीं, इसमें अवाम का कुछ भी लेना देना नहीं। तो वो गेम ये है कि अमेरिका से पैसे भी वसूल करो, ईरान की इंटेलिजेंस भी दे दो, फिर यहां पर ना प्रॉब्लम भी क्रिएट करो और अपना उल्लू सीधा करो। ये ईरान भाई वगैरह, नहीं, छोड़ो इसको। जिस तरह से अभी तक 70 साल से करता हुआ आ रहा है, और इनका ये एस्टैब्लिशमेंट का दुश्मन कौन है?
ना अमेरिका, ना इंडिया, ना इसराइल, ना कोई, ना इनो, ना उनो। ये एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान का है, इनका दुश्मन हरीफ कौन है? अवाम है। अवाम को दबाने का यही तरीका है। अपने आप को ताकतवर करो, लेवरेज रखो। अब तो बॉम्ब भी आ गया, न्यूक्लियर वेपन भी आ गया, तो अब लिहाजा एक लेवरेज पैदा हो गया। तो लेवरेज के अंदर वक्तन वक्तन अमेरिका से कुछ ले लिए, उनसे कुछ ले लिए, एस्टैब्लिशमेंट को पालो। एवरेज इनकम $1300, तो अवाम तो मारी गई। अब तो आबादी 24 करोड़ की हो गई, लिविंग स्टैंडर्ड कुछ है ही नहीं। अब गांव गांव गुर्बत हो चुकी है, मगर इसको एस्टैब्लिशमेंट की कोई परवाह नहीं है, यानी एस्टैब्लिशमेंट को कोई इसकी ना परवाह नहीं। तो अमेरिका को अगर कुछ ईरान की इंटेलिजेंस देना दे दो, ज्योग्राफी देना है दे दो, बॉर्डर को बंद करवाना है कर दो, हमको क्या करना है? ये हो गए 4 मुल्क। अब आइए ईरान। ये देखिए 2015 में ओबामा से JCPOA हुआ था, अग्रीमेंट न्यूक्लियर, अच्छा था, आपको रिलीफ मिल गया। $150 अरब आपके रिलीज हो रहे थे, आपको 3.67% एनरिचमेंट चल रहा था आपका। आप रुके क्यों नहीं? आपका काम था इस्राइल को यह मैसेज भेजना कि भाई हमारे तरफ से आपको खतरा नहीं। क्यों? आपको अपने मुल्क की तरफ तवज्जो देना था। आप क्या करें? इराक से सीरिया, सीरिया से हिजबुल्लाह, रुकने नहीं पा रहे आप। तो इस्राइल क्या करा? जब ट्रंप आया जोर डाल के बोला ये कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरे अग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दो। फेंक दिया। अब मुझे आगे क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। तो ईरान की गलती यह है कि वो पहले इकोनॉमी को डेवलप करना, अपनी मईशत को डेवलप करना, मिलिट्री को डेवलप करना, उसकी बजाय आप आए दिन इस्राइल के खिलाफ ना बयान दे रहे हैं उठा के। अब भाई देखिए, ईरान कोई दुनिया का ठेका लेके बैठा हुआ नहीं है ना। जब आप अतराफ में देखिए, पूरे अपने मफादात में काम कर रहे हैं। सऊदी अरब को देख लीजिए, टर्की को देख लीजिए, आप कोई पोजीशन नहीं, कोई उसूल नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को देख, कोई उसूल नहीं। आज मुझे रोटी मिल रही नहीं मिल रही, आज मुझे भत्ता मिल रहा नहीं मिल रहा है, आज मुझे पैसे मिल रहे, खत्म हो गई बात। तो बेसिकली टैक्टिकल चल रहा और ओवरलैपिंग चल रही है, एक दूसरे के इंटरेस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो ये बातों पे गौर करिए, इन चीजों पर लोग रोशनी नहीं डाल रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई। लेकिन आज ईरान एक ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया से टकरा रहा है इस वक्त। कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी हुकूमत ईरान के साथ खड़ी भी नहीं है इस वक्त। हो सकता है कि यमन वमन होगा, मगर हुकूमती लेवल पर ईरान वर्सेस होल वर्ल्ड है। यानी ईरान सारी दुनिया से लड़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी है, टर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है, इस्राइल तो है ही है, अमेरिका तो है ही है, यूरोप भी है, और चाइना, रशिया भी साथ नहीं है। और वो इतना साथ दे रहे हैं जैसा कि एक रस्म। और बल्कि पुतिन का तो और भी हो गया मामला। पुतिन तो खुश है कि मेरे ऊपर से बला गई, अब मैं यूक्रेन को रोन दूंगा। अब तो वो तो इस्राइल के खिलाफ भी उतने सख्त बयानात नहीं दे रहा अब। और बल्कि उनके प्रोफेसर्स वगैरह तो यानी अल जजीरा पे बयान दे रहे हैं आके कि भाई इस्राइल से हमारी उतनी दुश्मनी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए ईरान कितना तन्हा हो चुका है। ईरान के साथ कोई नहीं है आज, कोई भी नहीं। बल्कि ईरान एक मानों में अब मजलूम है। ईरान के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। लेकिन ईरान की हुकूमत को भी यह सोचना चाहिए कि आप अकेले दुनिया से नहीं लड़ सकते, आप अकेले। और फिर खामनाई का देखिए बयान, आप कश्मीर पे बयान दिए, क्या जरूरत थी आपको बयान देने की? आज पाकिस्तान साथ है आपके? नहीं है। आखिर हिकमत भी तो कोई चीज है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आयतुल्लाह लेजिटिमेसी चाहते हैं अपनी। और लेजिटिमेसी कैसा हो सकती है? इस्राइल के खिलाफ नारे, वो जंगो जदाल, कश्मीर पे बयान दे दो,
तो बोलेंगे देखो भाई, तो ईरान की तरह, अच्छा हिंदुस्तान है, आप कश्मीर पे बयान देंगे तो क्या हिंदुस्तान खामोश बैठेगा? नोट कर रहा हूं भी, आपके शाहबार एयरपोर्ट सीपोर्ट को $1 बिलियन लगाया इंडिया। तो ये पूरे मफादात टकरा रहे हैं, और ईरान टर्की से भी, सऊदी अरेबिया से भी, इसराइल से भी, पाकिस्तान से भी, चाइना तो चाइना, इंडिया के ऊपर भी कश्मीर पे ना बयान दे दिए।